अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लहसुन की फसल से ले अधिक पैदावार। अगेती तरबूज की खेती से होगा अधिक मुनाफा। प्रदेश के जिन किसानों ने लहसुन की रोपाई कर दी थी, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधन जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौधा सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं लहसुन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक रतनदीप सोनी से। अब जैसा कि आपको मालूम है कि लहसुन की खेती किसान भाई बहुतायत से करते हैं और ये मसालेदार फसलों में प्रमुख है। लहसुन अपने आप में बहुत अच्छी फसल है। इसमें रोग कीट सामान्यतः कम लगते हैं और यदि उन्नत किस्में जैसे किसान भाई लगाते हैं तो उनमें चूँकि पैदावार ज़्यादा होती है, पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। इन सब बातों को देखते हुए इनके प्रबंधन में जब कभी कोई कमी होती है, उस वजह से कीटों का और रोगों का प्रादुर्भाव होना संभव है। स्वच्छ खेती अनिवार्य है, माने जहाँ लहसुन लगी हुई है वहाँ खरपतवार नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे कई तरह का नुकसान होता है। यदि हमारी फसल 45 से 60 दिन की अवस्था में है तो इसमें निराई गुड़ाई ही कर सकते हैं और निराई गुड़ाई करके खरपतवार के पौधों को उखाड़ना है, उनको अलग करना है और निराई गुड़ाई के लिए खुरपी है, साधन है, उठाना है, उनको निकालना है, अलग करना है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में खाद उर्वरकों की मात्रा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन पकी गोबर और 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देनी चाहिए। शेष नत्रजन की मात्रा को खड़ी फसल में 30 से 40 दिन बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर छिड़काव करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और लहसुन का उत्पादन अधिक मिलता है। पानी के प्रबंधन में विशेष ध्यान देना है कि पानी जितना ज़रूरत हो, जिस समय ज़रूरत हो उस समय देना, और फसल में पानी की ज़रूरत का जो
व्यवस्था है वो इस तरह से है कि यदि जहाँ फसल लगी हुई है लहसुन की, वहाँ यदि ज़मीन चिटकने सी लगे, हल्की सी ऊपर ज़मीन चिटकने लगे, उस स्थिति में ही पानी देने की कोशिश करना चाहिए। सिंचाई खेत के अंदर उतनी होना चाहिए जितना कि खेत की मिट्टी अवशोषित कर ले, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौध गलन रोग की संभावना बढ़ जाएगी। तो यह सिंचाई का काम किसान भाइयों, लहसुन की फसल में मिट्टी यदि भारी है तो 10 से 15 दिन की अवधि में करना चाहिए। यदि मिट्टी हल्की है तो 8 से 10 दिन में किया जा सकता है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल को रस चूसक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें। इसमें भी ये थ्रिप्स नाम का कीट, रस चूसक कीट लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा यदि हम दे रहे हैं और अधिक मात्रा हो जाती है तो पौधे का रंग, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। गहरा हरा हो जाने के कारण कीड़ों को प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जिसमें रस चूसक कीड़े मुख्य रूप से थ्रिप्स प्रभावित करते हैं और यह रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि नाइट्रोजन का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। लहसुन की फसल में रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग हम करें और इसमें है इमिडाक्लोप्रिड है, 50 से 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग 120 मिलीलीटर से 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी में घोल बना के छिड़कना है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल का सबसे हानिकारक रोग है बैंगनी धब्बा रोग, जिसे हम पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। तो इनमें जो लगने वाले लहसुन में प्रमुख रोग है, एक तो बैंगनी धब्बा रोग लग जाता है और उसकी वजह से पत्तियां अपने स्वाभाविक रंग से बदलकर भूरी और बैंगनी रंग की होने लगती हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और उनके लहसुन की कलियों की संख्या, उनका आकार, उनके वृद्धि में, वजन में अंतर आता है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये भी मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में अच्छी तरह से साफ पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं और रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। संचार माध्यम से हमें जानकारी होती है, विशेषज्ञों से जानकारी लेके हम अपनी फसल में समसामयिक कीट एवं रोग का नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल में होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट में पेश हुए एलेक्स पॉल मेनन खुद के अपहरण मामले में दी गवाही, आरोपी नक्सलियों को पहचानने से किया इनकार। जगदलपुर में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, बचेली से विशाखापट्टनम जा रही थी मालगाड़ी, जगदलपुर से जाने वाली ट्रेनें भी रद्द। धमतरी में भीषण सड़क हादसा, हाईवे ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही साइकिल सवार की मौत। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
तरबूज गर्मियों में खाया जाने वाला पसंदीदा फल है। किसानों के लिए ये फायदे की खेती है। ज्यादातर किसान तरबूज के बीजों की सीधी बुआई फरवरी मार्च में करते हैं, जबकि कुछ किसान दिसंबर में पौधे तैयार करके जनवरी के आखिर या फिर फरवरी में पौधे लगाते हैं, क्योंकि बाजार में जल्दी फल आने पर इसका दाम अच्छा मिलता है। अगर आप भी तरबूज की अगेती करना चाहते हैं तो किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, इस पर विस्तार से बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। तरबूज की खेती के लिए अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा उपयुक्त समय है, इसलिए कि तरबूज जनवरी से लेकर के मार्च तक आपका वो बलुआही ज़मीन में और हिली एरिया में, मतलब पहाड़ी एरिया में मार्च से लेकर के अप्रैल तक आप लगा सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय है आगात फसल लेने के लिए। तो किस्म की जब बात करते हैं तो आप देखे होंगे तरबूज बहुत बड़ा होता है, देखिएगा 8-10 केजी का एक होता है, एक 2-3 केजी का होता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि असाती पोमैटो, शुगर बेबी, अर्का ज्योति है, काशी पीताम्बर है, पूसा वेदना और असाती पोमैटो बताया। इसमें से कोई भी एक वैरायटी मिलती है। बस ये ध्यान रखना कि असाती पोमैटो जो है वो 8 से 10 माने बड़ा फल वाला है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। उसके बाद हम मेड़ बनाते हैं। मेड़ का आधार की चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 फीट की होती है और फिर उसके बाद 2.5 से 3 मीटर का प्लेन जमीन, टेबल जैसा जमीन होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम बीज को लगाना है तो या तो हम डायरेक्ट मेड़ में लगा देंगे, या फिर जैसे अभी ठंडा है, जनवरी में भी ठंडा रहता है और आपको पहले का मार्केट पकड़ना है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप नर्सरी में उसका पौध की तैयारी करें। अब आपको नर्सरी उगाना है तो अच्छा होगा कि पॉलीथीन में खाद दे करके नीम की खल्ली जरूर दें, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ खाद आप कहते हैं, ठीक से मिट्टी में मिला करके पॉलीथीन में भर लेते हैं। 2 से 3 बीज प्रत्येक पॉली बैग में लगा दिया। बीज की गहराई लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर की होगी। बैग जो आप रखें एक साथ तो एक लेयर बन जाएगा, एक अस्तर बनेगा। उस अस्तर को ठीक से ढक दें, पॉलीथीन शीट से ठीक से ढक दें, और ऊपर से तो आपका ढका हुआ है ही, क्योंकि वो पॉली हाउस है। ज़रूरत के अनुसार आप पानी दें, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बीज लगाएं तो पानी देना ही देना है, इसलिए कि बीज सुषुप्तावस्था में होता है, उसकी तंद्रा टूटनी है, उसका अंकुरन होना है। अब जैसे अंकुरन आपको दिखाई देने लगे, पॉलीथीन का शीट जो लगा है वो हटा देंगे और उसके बाद फिर अंकुरन अपने आप होने लगेगा। तो करीब 35 दिन में आपका वो बिछड़ा तैयार हो जाएगा। कहीं भी खेती करनी हो, आप मिट्टी जांच तो करा ही लिए होंगे, अगर नहीं कराए होंगे तो अभी समय है, करा लीजिए, इसलिए कि इससे पता चलता है कि मिट्टी को भूख कितनी है। लेकिन अगर नहीं करा पाए हो तो सामान्य तौर पर 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद लगता है। तो सामान्य तौर पर नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। आगे बताएंगे कि यूरिया एक ही बार नहीं दे देते हैं, वो 3 स्प्लिट डोजेज में देते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी बलुआही या दोमट है, इसलिए यूरिया फ्रीक्वेंट डोजेज में देते हैं, बार देते हैं, 3 बार में देते हैं। खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। एक किनारा है, दूसरा किनारा है, ये किनारे पे आपको 3 बीज लगाने हैं या 2-3
बिछड़े लगाने हैं। इसी तरह इस किनारे पे आपको 8 से 12 सेंटीमीटर की दूरी है, ये आपको इस किनारे पे आपको फिर से 3 बीज लगाना है या 2 से 3 बिछड़े लगाने हैं। 1.5 मीटर पे फिर से ऐसे ही लगाना है बाएं दाएं, फिर 1.5 मीटर पे बाएं दाएं। और हमेशा ध्यान रखना है, चूँकि ये गर्मी का फसल है, ये लत्तेदार फसल है, गर्मी का फसल है, जल जमाव की बात नहीं है। जैसी ज़रूरत होगी आवश्यकता अनुसार आपको ठीक से खाद देना है, सिंचाई करनी है। खाद देने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी ही करनी है। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे और इस तरह से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वही लाल रसीला जैसा आप हिष्ट-पुष्ट पौधा चाहेंगे, हिष्ट-पुष्ट फल चाहेंगे, आपकी आमदनी भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएगी, आप भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, परिवार सुखी होगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चैनल जो है दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट में पेश हुए एलेक्स पॉल मेनन खुद के अपहरण मामले में दी गवाही, आरोपी नक्सलियों को पहचानने से किया इनकार। जगदलपुर में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, बचेली से विशाखापट्टनम जा रही थी मालगाड़ी, जगदलपुर से जाने वाली ट्रेनें भी रद्द। धमतरी में भीषण सड़क हादसा, हाईवे ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही साइकिल सवार की मौत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में हल्के से साफ बादल रहने एवं मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा उत्तर पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशाओं से चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जायद की फसलों की तैयारी शुरू करें, जैसे बसंतकालीन गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली एवं मक्का की बुआई करें। गेहूं की फसल बालियां निकलने की अवस्था में है, अतः जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं वे विजातीय पौधों को निकालकर खेत से अलग करें। गेहूं की फसल में विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं में आप जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें और सिंचाई के बाद शेष बची हुई यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। यूरिया का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों पर पानी न हो। गेहूं की खड़ी फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी 1000 मिलीलीटर को 8 से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। किसान भाई, आप अपनी गेहूं की फसल में चूहों की रोकथाम के लिए जिंक फॉस्फाइड दवा को कोई भी खाद्य पदार्थ में अच्छी तरह से
मिला लें और इसे आप खेतों में जहां पर चूहे आते हों वहां डाल दें और 3 से 4 दिनों तक पानी न दें। विष युक्त दवा खाकर चूहों को प्यास लगती है। ऐसी अवस्था हो कि सरलता से पानी उपलब्ध नहीं हो सके। अगले दिनों के दौरान मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर सरसों की फसल 70 से 75 दिन की हो गई हो वहां आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पिछले कुछ दिनों से बादल छाए रहने के कारण सरसों की फसल में चूड़िल आसिता बीमारी के प्रकोप की संभावना बन रही है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसल की सतत निगरानी करते रहें और अधिक प्रकोप होने पर 750 मिलीलीटर केराथिन 30 LC को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। चने की फसल फूल आने से लेकर फली बनने की अवस्था में है। फली बनने के समय फली छेदक कीट के आक्रमण की अधिक संभावना रहती है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि फसल की निगरानी करते रहें और यदि कीट दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 12 से 15 ml मात्रा प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। चने की फसल में प्रारंभिक कीट नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग जैसे फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच या खेतों में पक्षियों के बैठने के लिए खूंटी लगाना लाभकारी होगा। मटर की फसल में चूड़ी फफूंदी का प्रकोप दिखने पर 3 ग्राम सल्फेक्स प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम की बाग में सिंचाई करना बंद करें। आम के बाग में मिलीबग कीट को नियंत्रित करने के लिए ग्रीस स्ट्रिप्ट का उपयोग करें और फॉलिडॉल 250 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिट्टी में उपयोग करें। बेर के पौधों में फलों की अच्छी वृद्धि के लिए नाइट्रोजनधारी उर्वरक के रूप में यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। दलहनी चारा फसलों जैसे बरसीम, लूसर्न आदि को सूखे चारे के साथ मिलाकर कुट्टी काटकर खिलाएं। पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाने के लिए उसे फूल आने से पहले ही कटाई कर लें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिलावल, जिला इंदौर के कृषक मोहर सिंह ने। ये अमरूद के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। इस समय जो हमारे अमरूद के बगीचे फलन पे हैं उसमें मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जो सावधानी रखनी है या ध्यान देनी बातें हैं उसमें मुख्य रूप से है। सबसे पहला ये है कि सिंचाई प्रबंधन का। इस समय प्रति वृक्ष जो है हमको 7 दिन से 8 दिन या 10 दिन के अंतर से, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो हमको लगभग जो है 15 से 20 लीटर पानी उसको प्रति वृक्ष अभी इस समय देना उपयुक्त रहेगा। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं जिनकी वजह से बाग में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होने लगता है। इसलिए बाग में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे फलों का उचित विकास होता है और अमरूद का अधिक उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, इस समय कुछ कीड़े जो हैं हमारे अमरूद के बगीचे में काफ़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य कीड़ा है जिसको आप सभी जानते हैं फल मक्खी के रूप में, और यह जो है जब फल अपने आप प्री मैच्योर अवस्था में टपक के गिर जाता है तो हम जब उसको ऐसे फलों को देखते हैं खोलकर तो उसमें से इल्लियाँ दिखती हैं। तो ये इल्लियाँ नहीं हैं, एक्चुअली में ये फल मक्खी के मैगट हैं। यदि बाग में फल मक्खी का प्रकोप पहले भी हुआ है
तो फलों की समय समय पर तुड़ाई करें। प्रभावित फलों को खेत से बाहर निकालें और नष्ट कर दें। कीट दिखाई देने के बाद खेत में 5 फीट की ऊंचाई पर मिथाइलयूजिनाल ट्रैप लगाएं, जो फल मक्खी के कीट को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट कर देती है। यदि रसायन पे जाते हैं तो रासायनिक कीटनाशक दवा में मुख्य रूप से जो सबसे अच्छा कारगर है वह है न्यूमान। इसकी जो है हम 2 मिलीलीटर प्रति मिलीलीटर पानी के मान से जहाँ जहाँ पर नीचे की शाखाओं में झुंड में बैठे हैं मक्खियाँ, उस समय हम छिड़काव करेंगे तो वो मक्खियों पे सीधा वार होगा और अपने जो लगे हुए जो फल हैं उसको सुरक्षित रखें। इसके साथ ही साथ इस समय जो है इंदर वाला एक कीड़ा होता है, इसका भी प्रकोप अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इस कीड़े का प्रकोप आना प्रारंभ हो जाएगा। आप जब कि उनका एक्सक्रेटा या उनका मल जो है तने पे लटकता हुआ जाले के रूप में दिखाई देता है, और ये जो उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। तो ये जो जिसको हम बार्क ईटिंग कैटरपिलर या छिलके खाने वाली इल्ली भी कहते हैं, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम इस कीट का नियंत्रण जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ऐसे जो वृक्ष आपके पास में है जिसमें उनके मल का लटकता हुआ जाला नुमा हमको दिखाई दे रहा है, तो पहले उसको अच्छे से सफाई कर लें, और सफाई करने के बाद जो रुई होता है या कॉटन के जो पोहे होते हैं उसमें कोई भी आप जो है जला हुआ डीजल का जो तेल रहता है अपने ट्रैक्टर से निकलता है उसमें डुबा के, या कोई भी हम कीटनाशक दवा भी ले सकते हैं, उसमें डुबा लें और उस क्षेत्र को जो है कोई भी तार के माध्यम से अंदर जो रुई के पोहे हैं उसको अंदर इंसर्ट कर दें, और इसके बाद जो है थोड़ी सी मिट्टी लगाकर छेद बंद कर देते हैं। तो हम जो है वहीं के वहीं जो इल्ली को वहाँ कर बैठी हुई है अंदर, उसको ख़त्म कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।